हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल इलेक्ट्रिक फिजिक्स बाय वीके गर्ग। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 25 के सॉल्यूशन फ्रॉम चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर फ्रॉम अ वेरी पॉपुलर बुक बाय एमटीजी known as NCERT at your fingertips. So let us start the solution of first question. फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करंट अबाउट मैग्नेटिक मोनोपोल्स। मैग्नेटिक मोनोपोल्स के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या उसका करेक्ट है, वो हमें सेलेक्ट करना है। क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन अगर आप देखें, मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट। क्या मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट करते हैं? जो हमारे पास गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म है वो कहता है, वो इसी चीज को वेरीफाई करता है कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। फिर कहते हैं मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, ये करेक्ट हो जाएगा, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी। मैग्नेटिक मोनोपोल हैव कांस्टेंट वैल्यू ऑफ मोनोपोल मोमेंटम, ये होता ही नहीं है तो कैसे एग्जिस्ट करेगा? मोनोपोल मोमेंटम इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज एट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फील्ड, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते मोनोपोल, इसलिए हमारे पास क्या ऑप्शन आएगी? सेकंड करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट कम टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये हमारे पास करेक्ट है बेटा। जब हम कोई मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो ये जो नॉर्थ और साउथ है, ये हमारे पास जो जियोग्राफिकल यानी कि ज्योमेट्रिकल जो नॉर्थ और साउथ है उसकी तरफ पॉइंट हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं इसको तो गलत नहीं होगा। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं बेटा, ये साउथ है नॉर्थ, तो इधर हमारे पास नॉर्थ होगा जियोग्राफिकल, और इधर क्या होगा? साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अगर आप किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, यानी कि एक थ्रेड से ऐसे आपने सस्पेंड कर दिया एक थ्रेड से, तो ये हमारे पास नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सस्पेंडेड हो जाती है। नॉर्थ हमें नॉर्थ की डायरेक्शन बताता है, साउथ हमें साउथ की डायरेक्शन बताता है। ऑपोजिट पोल्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर, यस, साउथ पोल अट्रैक्ट नॉर्थ, नॉर्थ पोल अट्रैक्ट साउथ। अर्थ बिहेव एज अ जाइंट मैग्नेट, बिल्कुल सही। जो अर्थ है बेटा, जो अर्थ है, अर्थ का ये जो नॉर्थ और साउथ है, ये किसकी वजह से आता है? एक थ्योरी कहती है कि अर्थ के अंदर हम एक लार्ज मैग्नेट को अज्यूम कर सकते हैं, तो जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो सराउंडिंग से, वो इसको सपोर्ट करती है। ओके, अर्थ मैग्नेटिज्म हमारे सिलेबस में से कट गया है, बट क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे पास जनरल क्वेश्चन बनाया गया, इसमें एक ऑप्शन में अर्थ मैग्नेटिज्म पूछा गया है, तो इसीलिए बुक ने ये क्वेश्चन अभी तक हटाया नहीं है। तो इस क्वेश्चन की सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं, इसलिए आंसर क्या होना चाहिए? डी, ऑल ऑफ दीज। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टू आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स आर फिक्स्ड विद देयर सेंटर्स एट डिस्टेंस डी अपार्ट, दो बार मैग्नेट्स हैं, डी डिस्टेंस पे ये पड़ी हैं। अ स्टेशनरी चार्ज, द इंपॉर्टेंट वर्ड इज अ स्टेशनरी चार्ज बेटा। स्टेशनरी चार्ज जो है हमारे पास इज प्लेस्ड एट पॉइंट पी, ये दिखाया गया है, देखिए बेटा पॉइंट पी। ओके, इन बिटवीन द गैप ऑफ टू मैग्नेट्स एट डिस्टेंस डी फ्रॉम द सेंटर एज शोन, द फोर्स ऑन द चार्ज होगा क्या बेटा? इन दोनों मैग्नेट की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, मान लेते हैं बी नेट। बट यहां पर बच्चे कई बार क्या करते हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने लग जाते हैं कि कितना होगा, क्या बनेगा। उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप नेट फोर्स देखें तो फोर्स किसके बराबर होती है? क्यू वी क्रॉस बी। जो चार्ज है वो कैसा है बेटा? स्टेशनरी चार्ज है। अगर स्टेशनरी चार्ज है तो ये वेलोसिटी जीरो, तो हमारे पास फोर्स क्या हो जाएगी? जीरो। स्टेशनरी चार्ज डू नॉट एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स, ये क्लास में भी बार बार लिखा जाता है और आपको ये याद भी होगा बेटा। ओके, क्लियर है? तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो फोर्स हो जाएगी बेटा हमारे पास जीरो। नेक्स्ट देखते हैं, अ वायर इज प्लेस्ड बिटवीन टू पोल्स ऑफ अ फिक्स्ड बार मैग्नेट्स एज शोन,
अ स्मॉल करंट इन द वायर इज इनटू द प्लेन। यहां पर ये एक हमें वायर दिखाई गई है, करंट किस तरफ है, इनवर्ड। तो अगर आप इन मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखें बेटा, तो नॉर्थ टू साउथ ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और जो करंट है वो किस तरफ है बेटा, इनवर्ड करंट है। तो फोर्स क्या होती है, फोर्स हमारे पास होती है आई एल क्रॉस बी। ये जो एल है इसकी डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, तो या तो आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हैं बेटा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, FBI वाला। जो हमारे पास थंब है वो हमारे पास फोर्स रिप्रेजेंट करता है, जो हमारे पास फर्स्ट फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड, जो मिडिल फिंगर है, सेकंड फिंगर है हैंड की, वो हमारे पास करंट रिप्रेजेंट करती है। तो क्या हो जाता है, FBI। या फिर आप इसको वेक्टर से लगा सकते, राइट हैंड थंब रूल तो हमेशा ही लग सकता है। और दूसरा तरीका क्या है, अगर हमें फोर्स की डायरेक्शन देखनी है तो करंट स्केलर है, छोड़ दिया, लेंथ की डायरेक्शन ये हमारे पास इनवर्ड है, इनवर्ड क्या कहलाता है, के कैप। करंट किस तरफ है, इनवर्ड, तो जो लेंथ की डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन में होता है, तो ये क्या होगा, इनवर्ड कहलाता है, माइनस के कैप इनटू मैग्नेटिक फील्ड इज डाउनवर्ड, तो ये क्या कहलाता है, माइनस जे कैप। अब अगर आप देखें तो माइनस माइनस प्लस के क्रॉस जे, के क्रॉस जे होता है माइनस आई कैप। तो अगर हमारे पास ये आई कैप है, ये माइनस आई कैप है, ये जे कैप है, और ये क्या था हमारे पास, माइनस जे कैप, तो इसलिए हमारे पास जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या आ गई बेटा, माइनस आई कैप। तो क्या आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यू कैन यूज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, बट वो अगर क्योंकि यहां पर वीडियो अवेलेबल नहीं है मेरे पास, ठीक है, तो मैं आपको वो नहीं दिखा सकता अपना हैंड, तो आप इस तरीके से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जो मैग्नेटिक लाइंस हैं, फील्ड लाइंस हैं, इनके बारे में कौन सी बात जो है वो करेक्ट नहीं है, यानी कि कौन सी इनकी प्रॉपर्टीज नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म अ क्लोज लूप, यस बेटा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इसी बात में अलग हो जाती हैं। नॉर्थ से फील्ड लाइंस बाहर की तरफ, साउथ की तरफ जाती हैं, नॉर्थ टू साउथ इन द आउटसाइड रीजन, whereas inside the magnet it moves from south to north, therefore these forms closed loop। तो ये करेक्ट हो गया बेटा। tangent to the field lines at a given point represent the direction of magnetic field line, ये तो डेफिनेशन ही हो गई, तो ये भी करेक्ट हो गया। लार्जर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया द स्ट्रॉन्गर, क्राउडेड फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, तो ये भी वही बात कह रहा है, लार्जर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, ये भी करेक्ट हमारे पास हो गया बेटा। ये दोनों पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी थे, मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी हैं। लास्ट पॉइंट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में इंटरसेक्ट, अरे बेटा ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये तो बोर्ड में भी काफी बार आता है, क्यों, क्योंकि अगर ये कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगी तो सेम पॉइंट पे दो डायरेक्शंस हो जाएंगी, विच इज नॉट पॉसिबल। एक ही डायरेक्शन में नेट फील्ड होगा, इसलिए टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये सबको मालूम ही होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, पॉइंट आउट द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये हमारे पास जो एनसीईआरटी की एग्जांपल है उसी से उठाया गया है। यहां पर देखिए रेडियली आउटवर्ड फील्ड लाइंस है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, मोनोपोल्स तो होते नहीं है ना उसमें। यहां पर देखिए फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये पॉसिबल नहीं है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली जो डायग्राम है ना, ये एनसीईआरटी में थोड़ी अलग बनाई गई है, जो सी डायग्राम है ये एनसीईआरटी में थोड़ी सी अलग बनाई गई है। एनसीईआरटी में ये जो एरोज थे ना बेटा, इनकी डायरेक्शन ऐसे दिखाई गई थी, क्योंकि वो एक डायपोल की तरह इसे दिखाना चाह रहे थे कि यहाँ से फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी, यहाँ पर फील्ड लाइंस अंदर जाएंगी।
बट इन्होंने ये डायरेक्शन जो है एरो की ये गड़बड़ कर दी बेटा। चलो कोई बात नहीं, फिर भी ये फील्ड लाइंस नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर ध्यान देखें तो कहीं पे भी कोई फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाती हुई नहीं दिख रही, कोई हमें दिखाया नहीं गया कहीं पे भी क्लोज फील्ड लाइंस। और दूसरी बात, यहाँ पर ये जो अंदर दिखाया गया है इसके अंदर कोई भी फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि फील्ड लाइंस यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये टर्मिनेट हो रही हैं और यहाँ से ये ओरिजिनेट हो रही हैं, बट दीज फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस, कोई ब्रेक बीच में नहीं आना चाहिए। तो इस वजह से भी ये करेक्ट नहीं हो सकता। और ये तो एनसीईआरटी में ड्रॉ करके दिखाया गया है बार मैग्नेट की वजह से भी और सोलेनोइड की वजह से भी, तो ये तो फील्ड लाइंस पॉसिबल हैं ही। तो ऑप्शन के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर अ सोलेनोइड एंड कॉरस्पॉन्डिंग बार मैग्नेट। ये दोनों क्या होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। बार मैग्नेट जो है सोलेनोइड एक्ट एज अ इक्विवेलेंट बार मैग्नेट। यही लाइन हमारे पास जो है एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है। मैं एनसीईआरटी की लाइन आपके लिए यहां पर लेकर आया हूं। मैग्नेटिक मूवमेंट of a bar magnet is thus equal to magnetic moment of an equivalent solenoid that produce the same magnetic field। वो सोलेनोइड जो सेम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है एक्सिस पे, वो एक बार मैग्नेट की तरह, और उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगी? सेम होगी। ओके, ये आपने क्लास में भी पढ़ा होगा। जो बार मैग्नेट है और सोलेनोइड एक्ट एज अ बार मैग्नेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, the magnetic flux near the axis and inside the air cored solenoid, यानी कि सोलेनोइड के अंदर कोई भी कोर नहीं रखी गई, एयर है सिर्फ। करंट आई इज दिस, इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट विल बी, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगी ये हमें फाइंड करना है। उम्मीद है बेटा अभी तक जितने सॉल्यूशन बताए हैं आपको समझ में आए होंगे। आपने बहुत सारी और भी वीडियोस देखी होंगी और चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं किया है तो फटाफट से अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करिए बेटा। अब इस क्वेश्चन में देखिए बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है, सर फ्लक्स दे रखा है बट मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए तो हमें चाहिए NIA, तो क्या होगा? कोई बात नहीं बेटा, जो क्वेश्चन में दिया है उसी को फॉलो करो। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है B इंटू A। मैग्नेटिक फ्लक्स नियर द एक्सेस इनसाइड द एयर कोर सोलेनोइड। ये नहीं बोला इसने कि नेट फ्लक्स थ्रू द सोलेनोइड। अगर नेट फ्लक्स थ्रू द सोलेनोइड दिया होता तो हमारे पास क्या होता? NBA। अगर नेट फ्लक्स थ्रू द सोलेनोइड दिया होता तो क्या आता? NBA। इसने क्या दिया है? नियर द एक्सेस इनसाइड द एयर कोर सोलेनोइड कैरिंग करंट दिस, यानी कि किसी एक टर्न में से फ्लक्स की बात कर रहा है। अब अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? म्यू नॉट NI, स्मॉल NI, ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। स्मॉल n को क्या लिखा जा सकता है? NIA डिवाइड बाय L, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बेटा। अब अगर आप देखें तो NIA क्या हो गया हमारे पास? मैग्नेटिक मूवमेंट। जब आप चीजों को लिखना शुरू करते हैं तब हमारे पास फॉर्मूला भी डेवलप हो जाता है। हो सकता है डायरेक्टली कभी आपने ये यूज ना किया हो, बट देखिए अब यहां पर ये रिलेशन बन गया। अब हमसे M पूछा गया था, क्या होगा? जो हमें फ्लक्स गिवन है वो कितना गिवन है बेटा? 1.57 इंटू 10⁻⁻6। लेंथ कितनी है? 60 सेंटीमीटर। और म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। अब अगर आप देखें 1.7 एंड पाई को कट करेंगे तो 2 आएगा, है ना? ये आ गया हमारे पास 30, 4 पे गया तो 7.5। 7.5 यूनिट पावर्स को एडजस्ट करिए, ये हो गया -8, ये -7, तो क्या बच गई बेटा? -1। तो ये कितना आ जाएगा? 0.75 एम्पियर मीटर स्क्वायर। यूनिट क्या होती है? SI यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपको बता दूं बेटा, और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा क्या कह रहा है? अ शॉर्ट बार मैग्नेट हैज मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दिस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट अ
बाय द मैग्नेट एट अ डिस्टेंस। ये डिस्टेंस भी बहुत छोटा है, बट क्वेश्चन में क्या मेंशन कर दिया बेटा, शॉर्ट बार मैग्नेट। तो मुझे स्टैंडर्ड शॉर्ट बार मैग्नेट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कहां पर है ये, फ्रॉम द सेंटर ऑन द एक्सिस। एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय आर क्यूब बच्चों, यही होता है। और यही हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, 2kp बाय आर क्यूब, याद आया। k की जगह यहां पर क्या है, म्यू नॉट बाय 4 पाई, 2 की जगह 2, मैग्नेटिक मूवमेंट डायपोल मूवमेंट आर क्यूब, वही फॉर्मूला यहां पर लग रहा है। अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ये -7 है, ये 2 है, मैग्नेटिक मूवमेंट 0.48 है, आर क्यूब कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 का क्यूब। अगर आप देखें तो ये 0.96, ये आ गया 10 की पावर -4, ये नीचे बन गया था 10⁻⁻3, ऊपर है 10⁻⁻7, तो बच गया 10⁻⁻4। क्लियर है बेटा। अब जो डायरेक्शन होती है इसकी डायरेक्शन, वो हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन में होती है। ये मैंने मैग्नीट्यूड लिखी है। मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां होती है बेटा, साउथ टू नॉर्थ होती है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी भी डायरेक्शन क्या होती है बेटा, साउथ टू नॉर्थ। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, फोर्थ ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 10, वर्क डन in displacing a magnetic dipole of magnetic moment m in uniform magnetic field B from an angle θ1 to θ2। वर्क डन हमारे पास होता है चेंज इन एनर्जी, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, और एनर्जी हमारे पास क्या होती है बेटा, -mb cos थीटा। तो फाइनल जो हमारे पास एनर्जी हो गई mb, फाइनल एंगल क्या है बेटा θ2, इनिशियल एनर्जी क्या हो गई बेटा -mb cos θ1। तो ये mb कॉमन आ जाएगा, तो यहां बचेगा cos θ1 माइनस cos θ2। तो हमारे पास क्या आंसर बन जाएगा बच्चों, डी ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अ बार मैग्नेट हैज मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दिस 200 एम्पियर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक मूवमेंट दे दी बेटा हमें। ओके, मैग्नेट इज सस्पेंडेड इन मैग्नेटिक फील्ड दिस, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया हमें। द टॉर्क, किसकी बात की जा रही है, टॉर्क की बेटा, टॉर्क दिया गया है, required to rotate the magnet from equilibrium position through an angle 30 डिग्री। जो एंगल थीटा मेजर किया जाता है, ये जो टॉर्क होती है ये m क्रॉस b, जब हम इसकी मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो ये बन जाता है mb sin थीटा। तो जो हमारे पास ये थीटा है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से ही तो मेजर किया जाता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन में मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में, जब आप एंगल थीटा पे इसे डिस्प्लेस कर देंगे तो मैग्नेटिक मूवमेंट हमारे पास थीटा एंगल पे हो गई और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास पहले रह गया। तो यानी कि ये थीटा हमें कितना दिया है 30 डिग्री। तो क्या आएगा बेटा, मैग्नेटिक मूवमेंट दे रखी है 200, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 0.3, साइन 30 इज 1/2। तो ये हमारे पास कितना आ गया 30, क्योंकि ये बन गया 2, ये बन गया 100 इंटू 0.3 30 न्यूटन मीटर बन जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता है सोलेनॉइड ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, सोलेनॉइड ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 into 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर and 900 टर्न्स हैज 0.6 एम्पियर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक मूवमेंट। एरिया दे दिया, मैग्नेटिक मूवमेंट दे दी, नंबर ऑफ टर्न दे दिए, करंट पूछ लिया बेटा। एक करंट कैरिंग कॉइल या सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला NIA, फॉर्मूला तो सबको याद होगा ही। मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी दे दी बेटा 0.6,
नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है 900, करंट कितना है बेटा फाइंड करना है, एरिया कितना है 2 इंटू 10⁻⁴ -4 0.6 नीचे आ गया 1800 इंटू 10⁻⁻⁴। अगर आप ध्यान से देखें तो ये आ गया 0.6 डिवाइड बाय 1.8 इंटू 10⁻⁻1, ऊपर चला जाएगा 6 बाय 1.8। अगर आप मेरा साथ दें तो ये आ गया 10/3, डेसिमल ऊपर ले जाइए बेटा, क्या बन गया 10/3, तो ये क्या आएगा 3.33 एम्पियर। 3.33 अगर आप ऑप्शंस में देखें तो 2 हैं बेटा, गलती नहीं कर देनी। नीट में अक्सर बच्चे ऐसी ही गलतियां कर देते हैं, वो देखते नहीं ध्यान से कि हमारे पास कौन सी ऑप्शन आनी चाहिए, यूनिट का खास ध्यान रखना है। तो क्या आंसर आएगा बच्चों, यहां पर सी ऑप्शन आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, अ क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड। व्हाट डू यू मीन बाय क्लोजली वाउंड, कि जो 2 टर्न होंगी सोलेनॉइड की उनके बीच में कोई गैप नहीं लेना है, यानी कि देयर इज नो गैप बिटवीन 2 टर्न्स ऑफ 750 टर्न्स एरिया दिस कैरीज करंट दिस मैग्नेटिक मूवमेंट। देखिए सभी क्वेश्चन उसी फॉर्मूला के ऊपर हैं, NIA नंबर ऑफ टर्न 750, करंट 3, एरिया 5 इंटू 10⁻⁻⁴। तो बस आपको यहां पर इसे मल्टीप्लाई करना है। अगर आप ध्यान से देखें 750 इंटू 3 करेंगे तो हमारे पास 0 5 1 22 22 50 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻⁴। अगर आप देखें तो ये बन गया 2.25 इंटू 0.5, मैंने जीरोस एडजस्ट कर दी बेटा, 3 यहां पर 1 यहां, तो ये आ गया 2.25 डिवाइड बाय 2, आप लिख सकते हैं 1.12, आगे चलकर 5 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, अगर आप ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो दिस इज 1.13, सबसे पास यही है, 1.12 की जगह क्या है 1.13। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, अ क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड ऑफ 1000 टर्न्स and area of cross section this carrying a current of 3 ampere is suspended through its center allowing it to turn it in horizontal plane, magnetic moment associated with the solenoid। भाई ये भी मैग्नेटिक मूवमेंट के ऊपर बेस्ड है, तो इसमें भी आप क्या करने वाले हैं, फॉर्मूला लगाएंगे NIA। नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है 1000, करंट कितना है 3, एरिया कितना है 1.4 -4, तो ये बच गया 4.2, पावर ये 3 है ये 4 है, एक तो ये बच गया 0.42। तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा, आप देख सकते हैं SI यूनिट्स हैं, तो क्या आंसर आ रहा है 0.42। सी ऑप्शन इसके लिए सही आंसर होना चाहिए। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये हमें क्या कहता है, कहता है अ सर्कुलर कॉइल ऑफ टर्न्स डायामीटर कैरीज करंट दिस मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड। इसमें भी हमें मैग्नेटिक मूवमेंट करना है, फॉर्मूला वही है, बस कैलकुलेशन ध्यान से करनी होगी। 300 टर्न्स, करंट कितना है 15, एरिया πr², आर कितना है 7 सेंटीमीटर, डायामीटर 14 है, डायामीटर 14 है तो रेडियस क्या हो गया 7 सेंटीमीटर बेटा। ओके, क्लियर है। ये वीडियो रुक गई है, मैंने देखा नहीं बेटा, कोई बात नहीं, इसको रीसेट करते हैं 1 मिनट। ये देखिए बेटा, ये एक्चुअली मैंने सॉल्व कर दिया था, बाद में देखा कि वीडियो रुक गई है। ये सर्कुलर कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, डायामीटर गिवन है बेटा, करंट गिवन है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होती है NIA, नंबर ऑफ टर्न्स 300, करंट 15 एम्पियर, एरिया πr², पाई रेडियस, डायमीटर 14 है तो रेडियस क्या हो जाएगा 7। तो ये हमने यहां पर अब इसे सॉल्व करना है। अगर आप मेरा साथ दें तो यहां पर 300, यहां 15, पाई को मैं लिख सकता हूं 22/7, ये हो जाएगा 49 इंटू 10⁻⁻⁴। अगर आप यहां देखें तो ये 7 से कट हो जाएगा बेटा, हमें थोड़ी सी हेल्प यहां पर मिल सकती है। यहां पर अगर हम जीरोस को एडजस्ट करें तो ये हमारे पास
दो जीरोज एडजस्ट हो जाएंगी, 45 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 10⁻⁻², यही बन रहा है बेटा। अब अगर हम देखें थोड़ा सा और, तो ये हमारे पास बन जाएगा 4.5 और ये हमारे पास 2.2 इंटू 7, जीरो एडजस्ट हो गई बेटा। ये आ गया 9/2, ये आ गया 15.4। अगर आप देखें तो ये बन गया 7.7, 3.6 और ये हमारे पास 69.3 के आसपास आ जाएगा। तो क्या ऑप्शन हमारे पास सबसे पास में है? 49.2। तो इस तरीके से आप चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट की ये जो यूनिट है ये कहाँ से आ रही है? कई बार बच्चे का मन में आता है, ये आ रही है MB cos थीटा से। M U/B cos थीटा तो डायमेंशनलेस है, ये जूल और ये हमारे पास क्या है? टेस्ला। इसलिए मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट काफी जगह पर उन्होंने जूल पर टेस्ला लिखी हुई है बेटा। ओके, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा बेटा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है बेटा? हमें कहता है अ क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड ऑफ 3000 टर्न्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस carries a current is suspended through it turn to horizontal plane. The magnetic moment, same statement है, magnetic moment NIA, number of turns 3000, current हमारे पास 6, area 2 into 10⁻⁻4 चल रहा है। तो यहां अगर जीरोस एडजस्ट कर दें 0.3, ये 12, तो ये आ गया 3.6। तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा? डी ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, द टॉर्क एंड मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल इन मोस्ट स्टेबल पोजीशन। स्टेबल पोजीशन बेटा कौन सी पोजीशन है? स्टेबल पोजीशन। स्टेबल पोजीशन कौन सी होती है? जब हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट और जो एक्सटर्नल फील्ड है दोनों की डायरेक्शन क्या होती है? सेम। यानी कि स्टेबल पोजीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो टॉर्क 0 होगी और जो एनर्जी है वो हमारे पास क्या होती है बेटा? मिनिमम होती है। यहां मैग्नेटिक मूवमेंट स्मॉल m लिख रखा है तो आप स्मॉल m लिख सकते हैं। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है cos 0, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? मिनिमम। In stable equilibrium position, energy is minimum minus mb and torque is 0. Unstable में क्या होता है बेटा? Unstable equilibrium position में टॉर्क तो 0 होगी बट एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम। ओके, तो ये याद रखने वाली बातें हैं। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक डायपोल था उसमें भी हमने ये चीजें पढ़ी थी। क्वेश्चन नंबर 18 ये क्या कह रहा है बेटा? हमारे पास वर्क डन इन मूविंग a dipole from its most stable to most unstable. Most stable मतलब थीटा 0, most unstable मतलब थीटा 180 डिग्री। तो हमारे पास वर्क डन किसके बराबर होता है? डेल्टा यू, यानी कि फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल। अभी अभी मैंने आपको बताया अनस्टेबल में क्या होता है? एमबी, क्योंकि cos 180 की वैल्यू क्या हो जाती है? माइनस। अनस्टेबल में अगर मैं लिख दूं तो माइनस MB cos 180 अनस्टेबल में, और स्टेबल में क्या होता है? MB cos 0। तो ये आ गया MB और ये आ गया माइनस माइनस MB, यानी कि 2MB ये हमारे पास होना चाहिए। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कितनी है बेटा? 0.5 और मैग्नेटिक फील्ड कितना था? 0.09। 2 into 0.5 becomes 1, तो आंसर आ गया 0.09 जूल्स। तो हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा बेटा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है सर्कुलर कॉइल ऑफ 25 टर्न्स एंड रेडियस 12 सेंटीमीटर is placed in uniform magnetic field normal to the plane of coil। यहां बच्चे अक्सर गड़बड़ कर देते हैं बेटा। नॉर्मल टू द कॉइल है, अगर हमारे पास कॉइल ऐसे है
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल के परपेंडिकुलर हैं बेटा। अगर कॉइल ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हैं, ऐसे अंदर की तरफ या फिर बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल। कई बार बच्चा कहता है कि ये है टॉर्क लिख दो, वो क्या होगी एम बी साइन थीटा, हमें नॉर्मल दिया है तो एम बी को पुट कर दो साइन 90। ऐसा नहीं है बेटा, जो थीटा होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, और जो मैग्नेटिक मूवमेंट होती है वो लूप के परपेंडिकुलर, कॉइल के परपेंडिकुलर होती है, अलोंग द एक्सेस होती है। तो यहां पर जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगी या तो वो इनवर्ड होगी या फिर आउटवर्ड होगी। इनवर्ड कब होगी, जब हमारे पास जो करंट है वो क्लॉकवाइज होगा। अगर करंट ऐसे है तो बेटा इसका मतलब जब हम यहां पर टॉर्क लिखेंगे तो एंगल क्या आएगा बेटा, या तो एंगल आएगा 0 डिग्री या फिर एंगल आएगा 180। दोनों ही केस में साइन की वैल्यू क्या होती है, 0। दोनों ही केस में साइन की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0। साइन 180 भी 0, साइन 0 भी 0। तो टॉर्क क्या आएगी बेटा इस केस में, 0 आएगी। ओके, यहां पर समझना है, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू कॉइल दैट मीन्स इट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक मूवमेंट। ओके, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा बेटा, और अभी तक आपने वीडियो को भी सब्सक्राइब कर दिया हो, सॉरी वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है बेटा, कहता है टॉर्क रिक्वायर्ड टू होल्ड अ स्मॉल सर्कुलर कॉइल ऑफ 10 टर्न्स, एरिया दिस, कैरिंग अ करंट दिस, इन द मिडल, ये कॉइल का डाटा है, इन द मिडल ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड, लॉन्ग मतलब आइडियल सोलेनॉइड, हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर दिस, कैरिंग करंट दिस, विद इट्स एक्सेस परपेंडिकुलर टू द एक्सेस ऑफ अ सोलेनॉइड। ध्यान से देखिए बेटा, अब जो कॉइल का एक्सेस है, कॉइल का एक्सेस किधर हो गया बेटा, बाहर की तरफ, ऐसे आउटवर्ड, और ये हो गया ये वाला एक्सेस किसका हो गया, सोलेनॉइड का। इन दोनों में एंगल कितना है बच्चों, 90 डिग्री। जो एक्सेस है उसी के अलोंग कॉइल की क्या होती है बेटा, मैग्नेटिक मूवमेंट, और जो एक्सेस सोलेनॉइड का इसके अलोंग क्या होता है बेटा, कॉइल सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड। तो अब अगर हमें देखें तो टॉर्क कितनी लग रही होगी बेटा, एम बी साइन 90। मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। अब ये टॉर्क लग रही है, अगर मुझे इसे इक्विलिब्रियम में रखना है, टू होल्ड दिस स्मॉल सर्कुलर कॉइल, जो एक्सटर्नल टॉर्क है दैट शुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू द टॉर्क एक्सर्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी बेटा, टू होल्ड इट, अगर मुझे इसको होल्ड करना है उस सिचुएशन में तो इस टॉर्क के इक्वल एंड ऑपोजिट टॉर्क लगानी पड़ेगी ताकि ये ना घूम सके। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी एक्सटर्नल टॉर्क की, इसी टॉर्क के बराबर होगी, विच इज एम बी साइन 90। अब जो मैग्नेटिक मूवमेंट है बेटा, एम किसका होता है, कॉइल का, तो यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, करंट इन कॉइल, एरिया ऑफ कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड ये किसकी वजह से होता है, सोलेनॉइड की वजह से। किसकी वजह से होता है बेटा, सोलेनॉइड की वजह से, म्यू नॉट एन आई, ये सोलेनॉइड का डाटा है। साइन 90 क्या होगा, 1 होगा। इस बात का खास ध्यान यहां पर रखना है बेटा आपको। ओके, तो यहां पर अगर आप वैल्यू पुट करें, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल 10 टर्न्स, नंबर ऑफ कॉइल्स इन द टर्न आर 10, current in the coil is 21/44 and area of the coil is 1 mm square. Area of the coil is 1 mm square. mm को बेटा मीटर में कन्वर्ट करेंगे, mm होता है 10⁻³ का स्क्वायर कर देंगे तो ये -6 मीटर स्क्वायर। म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ सोलेनॉइड की कितनी दी है, 10⁻3। करंट इन द सोलेनॉइड कितना दिया है बेटा, 2.5।
तो ये सारा डाटा हमें दिया है, इसी को हमें सॉल्व करना है। अगर आप मेरा साथ दें तो जो ये पाई है, पाई को आप यहां पर क्या लिख सकते हैं बेटा, यहां पर देखिए मैं इरेज करके लिख देता हूं। यहां पर मैंने पाई को क्या लिख दिया, 22/7। तो अगर ये 44 है तो यहाँ 2 बच गया बेटा, क्लियर है। तो ये 7 बचा हुआ है, नीचे क्या आ गया 14। यहां पर मैंने 4 को कट नहीं किया, क्यों, 4 इंटू 2.5 10 हो जाएगा, और आगे क्या बचा हुआ है 21। अब पावर्स देख लेते हैं, 6 और 7 -13 हो गया बेटा, और ये 3 यानी कि -10, और ये 10 -9 बेटा, यही बच गया। एक और गायब हो जाएगा, और यहां पर 7 3, और ये कितना बच गया बेटा 2। तो 3/2 10⁻⁻8, तो ये कितना आ गया 1.5 इंटू 10⁻⁻8 हमारे पास आ गया है। तो 1.5 इंटू 10⁻⁻8 कौन सी ऑप्शन है, बी। यहां पर ध्यान से देखिए, सभी ऑप्शन में 1.5 है। पावर का ध्यान रखना है बेटा। नीट के एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में, या जेई के एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में बच्चे इन पावर्स का ध्यान नहीं रख पाते हैं कई बार। क्वेश्चन नंबर 21, अगर आप ध्यान से देखें, अ शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस विद इट्स एक्सेस एट 30 डिग्री। बार मैग्नेट का एक्सेस 30 डिग्री पे है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ये बार मैग्नेट, ये इसका एक्सेस, और ये हमारे पास यूनिफॉर्म फील्ड, दोनों में एंगल कितना है 30 डिग्री। ऑफ दिस एक्सपीरियंस अ टॉर्क ऑफ दिस मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द गिवन बार मैग्नेट। बेटा टॉर्क किसके बराबर होती है, जो प्रीवियस 2-3 क्वेश्चंस हैं उसमें हमने टॉर्क के ऊपर ही सॉल्व किया है बेटा। टॉर्क हमें दे दी -2, मैग्नेटिक मूवमेंट हमें फाइंड करनी है, मैग्नेटिक फील्ड 0.35 है, एंगल sin 30 मतलब 1/2। मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 9 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइड बाय 0.35 इज इक्वल टू m। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, ध्यान से देखिए बेटा, ये बन गया 9/35, यही बन गया बेटा। अब अगर मैं इसे 90/35 इंटू 10⁻⁻1 लिख लूं, तो आप थोड़ा ध्यान से 5 पे काटेंगे 18, ये 7। अब अगर आप देखें 2 पे गया 14, 4 बच गया, 45 पे गया 35, 5 बच गया 7 इंटू -1, तो हमारे पास ये कितना आ गया 0.26। 0.26 आप इसे लिख सकते हैं। तो क्या आंसर बचेगा बेटा, सी ऑप्शन। ओके, क्या ऑप्शन बच गया, सी बेटा। क्लियर है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 21 उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं वो भी आपको समझ में आई होगी, और इससे पहले जो क्वेश्चन करवाए गए हैं वो भी आपको समझ में आए होंगे बेटा। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें बेटा। फटाफट से देखते हैं जो बाकी के 3-4 क्वेश्चन बचे हैं उनके सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, इफ अ सोलेनॉइड इज हैविंग मैग्नेटिक मूवमेंट दिस इज फ्री टू टर्न अबाउट वर्टिकल डायरेक्शन। एक वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ये फ्रीली घूम सकता है। हैज अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क व्हेन इट्स एक्सिस मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। जो हमारे पास सोलेनॉइड है बेटा, सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक मूवमेंट है ये इसके एक्सिस के अलोंग होती है। तो जो एक्सिस का एंगल है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, वही हमारे पास एंगल मैग्नेटिक मूवमेंट का होगा 30 डिग्री। तो टॉर्क किसके बराबर आ जाएगी, mb sin थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी है बेटा, फाइंड करनी है। मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी है 0.65, आप यहां पर देख सकते हैं बेटा 0.65, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.25, sin 30 1/2। अब अगर आप मेरा साथ दें 0.65, 0.25 को लिखा जा सकता है 1/4, तो ये आ गया 0.65 डिवाइड बाय 8। पहला 8 पे जाएगा बेटा, 8 64, फिर हमारे पास बच गया 1 0, यानी कि 1 पे जाएगा 8, फिर बच गया 2 20, तो ये 2 आ सकता है आगे। तो ये हमारे पास, अगर आप ध्यान से देखें ऑप्शंस को बेटा, ये है 0.080 और ये है 0.081।
इतनी क्लोज ऑप्शंस तभी हो सकती हैं जब हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो सिंप्लीफाइड हो। तो इसलिए हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बेटा, सी ऑप्शन आ जाएगा। आप समझ सकते हैं ये जो बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं बिल्कुल नीट या जेई पैटर्न के हैं। जब हमारे पास कैलकुलेशन सिंप्लीफाई होती हैं तो ऑप्शंस हमारे पास बहुत क्लोज होती हैं, बट जब कैलकुलेशन लेंथी हो तो ऑप्शन दूर दूर होती हैं ताकि आप अप्रोक्सीमेशन लगा सके। क्वेश्चन नंबर 23 बेटा क्या कहता है, अ करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन 4 डिफरेंट ओरिएंटेशन, अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है -mb cos थीटा बेटा। यहां पर अगर आप फर्स्ट पोजीशन में देखें तो जो नॉर्मल वेक्टर है वो इधर दिखाया गया है, यानी कि ये वाली डायरेक्शन हमारे पास किसकी हो जाएगी, मैग्नेटिक मूवमेंट की, और ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। तो एंगल कितना हो गया 180। तो यहां पर -mb cos 180, cos 180 होता है +1, तो ये क्या आ गया बेटा mb। सेकंड में एंगल कितना दिखाया गया है 90, cos 90 क्या होता है बच्चों 0, तो ये क्या आ जाएगा 0। थर्ड बेटा अगर हम यहां पर देखें तो एंगल 90 से छोटा है, तो ये हमारे पास -mb cos थीटा ही रहेगा। 90 से छोटा है तो ये हमारे पास जो है पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, यानी कि ये हमारे पास -mb आ जाएगा। दिस वैल्यू इज लेस देन 1, दिस वैल्यू इज लेस देन 1 बेटा। ओके, फोर्थ में जो ये थीटा है ये हमारे पास 90 से बड़ा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं -mb cos थीटा, क्योंकि ये 90 से बड़ा है तो ये आ जाएगा mb cos अल्फा बेटा। मैं इसे 180 माइनस अल्फा लिखूंगा तो ये आ जाएगा cos अल्फा बेटा। तो अब अगर आप देखें तो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो मैक्सिमम ये वाली वैल्यू mb से छोटी है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई mb, तो फर्स्ट आएगा। फिर इससे छोटी पॉजिटिव वैल्यू mb cos अल्फा यानी कि 4, फिर इससे छोटी बेटा 0, और फिर सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव में, तो ये क्या आ जाएगा थर्ड। तो क्या आंसर आएगा बेटा, बी ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है बेटा, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 100 टर्न्स, कितनी टर्न्स हैं बेटा 100 टर्न्स, radius this, carries current this, it is suspended vertically in a uniform magnetic field this, the 60-degree field and the field lines makes an angle 60 degree with the plane of coil। ये काफी क्रूशियल चीज है बेटा, अक्सर बच्चे यहां पर गड़बड़ कर देते हैं। जब आप यहां पर टॉर्क का फॉर्मूला लिखते हैं तो ये आता है mb sin थीटा, बच्चा m सही पुट कर लेता है b पुट कर लेता है, जब थीटा पुट करता है तो वो कहता है 60 डिग्री दिया है पुट कर दो सर, क्या ही दिक्कत है। नहीं बेटा, इस बात का ध्यान रखना है, यहां पर ये जो कॉइल है ये एंगल कितना बना रही है 60 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड। क्या दिया है, द फील्ड लाइंस मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द प्लेन ऑफ कॉइल, प्लेन ऑफ कॉइल के साथ एंगल कितना है 60 डिग्री। जो मैग्नेटिक मूवमेंट होती है वो प्लेन ऑफ कॉइल के परपेंडिकुलर होती है, अलोंग द एक्सिस होती है। तो m और b में एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहां पर जो आप एंगल पुट करेंगे वो कितना आएगा बेटा 30 डिग्री आएगा, 60 डिग्री नहीं आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है। तो m कितना है बेटा, ये होता है NIAB, sin 30 इज 1/2, n कितनी है 100, करंट कितना है 5, एरिया पाई, रेडियस कितना है बेटा 10 सेंटीमीटर, तो 0.1 मीटर हो जाएगा का स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड है 0.5, ये 1/2 बेटा। अब अगर आप मेरा साथ दें तो ये 5 पाई, और अगर देखें ये 100 है, ये भी क्या आ जाएगा 1/100, 1/10 का स्क्वायर 1/100, और ये 1/2, 0.5 को 1/2 कह सकते हैं, और ये 1/2, तो ये 4 आ गया बेटा। क्लियर है। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 5 इंटू 3.14 डिवाइड बाय 4, तो ये 15.7/4, 4 पे गया 3, 12 बेटा 37,
9 पे गया 36 1 2 3.92 हमारे पास आ जाना चाहिए, विच इज वेरी क्लोज टू 3.93। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा बच्चों? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 ये है बेटा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किए हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 to 25 फ्रॉम चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर फ्रॉम अ वेरी पॉपुलर बुक एमटीजी एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। आपने वीडियो को लाइक किया होगा और चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। क्वेश्चन नंबर 25, a dipole of magnetic moment m is placed along the y-axis in a uniform magnetic field this। देखिए बेटा ये जो y-axis है एडिशनल लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट हमें दे दी। तो टॉर्क हमारे पास क्या होता है बेटा? m क्रॉस b। मैग्नेटिक मूवमेंट है 30 j कैप और मैग्नेटिक फील्ड कितना है बेटा? 2i कैप प्लस 5 j कैप। अगर आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट करें, ये मल्टीप्लाई नहीं है, क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो 30 इंटू 2 60 j क्रॉस i क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, प्लस फिर 30 को हमने मल्टीप्लाई करना है बेटा 5 के साथ, तो 150 j क्रॉस j बेटा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट हम यहां पर लगा रहे हैं। अब अगर आप देखें तो j क्रॉस i क्या होता है? ये i, ये j, ये k। जब आप i क्रॉस j करते हैं तो प्लस k होता है, जब आप j क्रॉस i करते हैं तो माइनस k होता है। तो यहां पर क्या आएगा? 60 माइनस k कैप और j क्रॉस j क्या होता है? 0। तो आंसर क्या आएगा? माइनस 60 k कैप न्यूटन मीटर। तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चों? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो उम्मीद है बेटा सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको समझ में आए होंगे और वीडियो को आपने लाइक किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिमेंबर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप स्टडिंग।